सुन लो, एनसीईआरटी वाला मैंने करा दिया, अब टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड भी सुन लो, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बी लिम्फोसाइट बेस्ड हो सकती है, टी लिम्फोसाइट बेस्ड हो सकती है। अगर बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं, ये एडिशनल पॉइंट था, एडिशनल का मतलब है जो बच्चे चाहते हैं जानना, सिर्फ उनके लिए, हर किसी के लिए नहीं, ठीक है। नहीं तो समझना मेरी बात, जो चाहते हैं जानना, कंसेप्चुअल कंसेप्ट पकड़ना चाहते हैं उनके लिए। तो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं बेटा, वो 2 टाइप के हो सकते हैं, प्लाज्मा और मेमोरी। बोथ आर बी लिम्फोसाइट, अलग अलग नहीं होते, बच्चे कंफ्यूज और प्लाज्मा सेल अलग होते हैं, मेमोरी अलग होते हैं। अरे भैया बोथ आर बी लिम्फोसाइट, एक एक्टिव होते हैं, एक इनएक्टिव होते हैं। एक्टिव जो करंटली एंटीबॉडी बनाएंगे, प्लाज्मा सेल जो फ्यूचर में एंटीबॉडी बनाएंगे एंटीजन के इंटरेक्शन के बाद, सेकंड इंटरेक्शन जब होगा सेकंड टाइम, ठीक है, तो उसको हम मेमोरी सेल बोल देते हैं। बट बोथ आर प्लाज्मा सेल, बोथ आर बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बना करके बॉडी फ्लूइड में रिलीज करते हैं, फ्लूइड बेस्ड इम्यूनिटी, मतलब हीमोरल, हीमोरल मतलब बॉडी फ्लूइड बेस्ड इम्यूनिटी, हीमोरल मतलब ही होता है बॉडी फ्लूइड, ठीक है। तो समझ में आएगा बी लिम्फोसाइट बेस्ड या हीमोरल इम्यूनिटी। अब टी लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यूनिटी, अब टी लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यूनिटी में सबसे पहले पता होना चाहिए टी लिम्फोसाइट कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप। हेल्पर टी सेल जो कंट्रोल करते हैं पूरे इम्यून सिस्टम को, किलर टी सेल जो वायरस इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल, और कैंसर यानी अनकंट्रोल ग्रोथ वाले ह्यूमन सेल को किल करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सप्रेसर, मान लो ये किलर सेल हाइपर हो गए तो अपने ही नॉर्मल सेल को मारना चालू कर देंगे, तो उनको सप्रेस करना भी रिक्वायर्ड है। तो टी सप्रेसर सेल और टी मेमोरी, मेमोरी तो बी के पास भी है, टी के पास भी है फ्यूचर के लिए। तो 4 टाइप के टी सेल थे। अब मैंने बताया था भाई टी लिम्फोसाइट बेस्ड जो इम्यूनिटी होती है उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। एक नाम और दिया था उसको हमने, ठीक है, या टी लिम्फोसाइट बेस्ड हो गया, सेल मीडिएटेड हो गया, ठीक है, हाँ 2 ही नाम दिए थे। अब हम इसके अंदर बात करते तो मिली होता क्या है, इसके अंदर 2 पाथवे होते हैं, एक एक्सोजीनस पाथवे यानी बाहर से, एक्सोजीनस बाहर से कोई प्रोटीन एंटर कर रहा है, एक एंडोजीनस पाथवे प्रोटीन अंदर ही बन रहा है, यानी वायरस का इन्फेक्शन होगा तब अंदर बनेगा, ठीक है। एक्सोजीनस पाथवे से अगर प्रोटीन एंटर करता है तो उसको सेल की सरफेस, स्पेशली मैक्रोफेज सेल की सरफेस, क्योंकि वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं जो एंटीजन को पकड़ के और सरफेस पर रिप्रेजेंट करते हैं, भाई आ गया एंटीजन, कौन इसको मारेगा, ठीक है। तो अगर MHC2 इसको रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस पर, MHC2 मेजर हिस्टो कॉम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं तो समझ लेना, ठीक है, क्योंकि MHC2 से सिर्फ और सिर्फ हेल्पर टी सेल बाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हेल्पर टी सेल के पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, वो MHC2 के पास 4 क्लस्टर होते हैं। CD मतलब क्लस्टर डिफरेंशिएटेड, CD4 4 क्लस्टर को डिफरेंशिएट करने वाले मॉलिक्यूल 4 क्लस्टर से बाइंड करते हैं, एक्टिव हो गए और तुरंत हेल्पर टी सेल और उन एंटीजन की बाइंडिंग हो जाएगी। बाइंडिंग होती है, हेल्पर टी सेल एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होते ही वो समझ रहे हो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, इंटरल्यूकिन, जो बी लिम्फोसाइट को भी सिग्नल भेजते हैं, मैक्रोफेज को भी सिग्नल भेजते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, और नेचुरल किलर सेल को भी सिग्नल भेज सकते हैं और टी लिम्फोसाइट को भी भेज सकते हैं, पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। यानी टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो पूरे बॉडी के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये तो क्या एक्सोजीनस पाथवे। एंडोजीनस पाथवे, मान लो वायरस का इंफेक्शन या किसी भी तरीके से इंटरनल क्या हो रही है, प्रोटीन का फॉर्मेशन, वो वायरस के इंफेक्शन के केस में होगा। अंदर प्रोटीन बनेगी तो उस प्रोटीन को सरफेस पर रिप्रेजेंट कौन करेगा, MHC फर्स्ट, मेजर हिस्टो कॉम्पेटेबिलिटी फर्स्ट, ध्यान रखना। और फर्स्ट की सरफेस पर कितने क्लस्टर होते हैं, 8 क्लस्टर होते हैं फर्स्ट की सरफेस पर। तो उसको डायग्नोस कौन करेगा, CD8 मॉलिक्यूल। किसके पास होते हैं CD8 मॉलिक्यूल, समझ जा रहा, टी किलर सेल या टी सेल के पास होते हैं। यही टी सेल आते हैं और CD, क्योंकि उनका CD8 होते हैं, CD8 तुरंत MHC फर्स्ट से बाइंड कर जाएंगे। बाइंड करते ही अगेन इनका डिवीजन हो जाएगा, 2 सेल के अंदर, एक मेमोरी होंगे और एक तुरंत एक्टिवेटेड किलर सेल होंगे। जो एक्टिवेटेड किलर सेल होते हैं वो अपने ही जो कैंसर सेल हैं उनको या वायरस इन्फेक्टेड सेल हैं उनके अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या रिलीज करके, एक प्रोटीन रिलीज करते हैं उनकी सरफेस पर, परफोरिन, जो बम्बार्टमेंट करती है और उनमें होल जनरेट करके उन सेल्स को खत्म कर देती है। तो प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, अगर ये सेल आपकी बॉडी में है तो कैंसर नहीं हो सकता, ठीक है। और भाई इम्यून सेल्स को मेंटेन करने के लिए इम्यूनिटी को बूस्ट करना पड़ेगा, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी समझ गए ना मेरी बात, आपकी डाइट में होनी चाहिए।
हल्दी तो होनी ही चाहिए। दूध में हल्दी को गर्म करके पीना स्टार्ट करो। ये मैं नहीं बोलता, ठीक है, ये हमारा पुराना, समझ रहे हो, पुराना लिटरेचर बोलता है और इसको दुनिया फॉलो कर रही है। अब ध्यान रखना, जब से कैंसर डोमिनेंट हुआ है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, ठीक है, इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि इसको तो आप, ये तो मैं शायद मैं भी 8 साल से बच्चों को बोल रहा हूं, ठीक है, बच्चे जानते भी होंगे, पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं, कि जहां जहां मैंने पढ़ाया यही बोला, इसको यूज करो हर जगह। अगर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है, और अब कोरोना आ गया, अब तो समझना ही है भाई, बूस्ट तो करना ही है। गिलोय हर घर में होनी चाहिए, ठीक है। गिलोय का एक छोटा सा प्लांट आता है, कहीं भी आप गमले में लगा दोगे वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है, ठीक है। उसकी बार को अपनी चाय में सब जगह यूज करो, इम्यून सिस्टम बूस्टर। नहीं तो मार्केट में अवेलेबल होते हैं इसके, ठीक है, छोटे छोटे कह सकते हो बाबा रामदेव हुए टाइप से जितने भी होते हैं, बहुत सारे मेडिकल शॉप हैं या जो भी आयुर्वेदिक शॉप है वो सब रखते हैं, ठीक है। गिलोय अब तो भाई गवर्नमेंट ने इसको भी, समझ रहे हो, नेशनल ड्रग की तरह इसको लॉन्च कर दिया है, क्योंकि इसके बेनिफिट, खतरनाक बेनिफिट है, इम्यून सिस्टम बूस्टर। और जरूरत है भाई, इस जमाने में इम्यून सिस्टम बूस्टिंग की जरूरत है। और इम्यून सिस्टम बूस्टिंग के लिए इससे भी ज्यादा जरूरी तभी होगा बूस्टिंग, जब आप फिजिकली एक्टिव रहोगे। डिप्रेशन, कहीं फिजिकली एक्टिव रहोगे तो आप समझ लो कॉर्टिसोल का लेवल डाउन रहेगा, आप हंसते खेलते रहोगे। और फिजिकली एक्टिव नहीं रहोगे ना, आप घर में बैठ के हर समय रहोगे तो डिप्रेशन में आ जाओगे, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा, इम्यूनिटी घट जाएगी, आप समझ रहे, कोरोना जैसी भयानक बीमारी और कैंसर जैसी चीजों से, समझ रहे हो ना मेरी बात, अटैक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है फिजिकली एक्टिव रहो। डोपामाइन, कॉर्टिसोल अपने आप डाउन रहेगा, और जब एक्टिव रहोगे तो नो डाउट ब्रेन आपका बेहतरीन काम करेगा और इम्यून सिस्टम बेहतरीन होगा और आपकी हर परफॉर्मेंस बेहतरीन होगी। तो अब समझ में आया, इसको मैंने समराइज भी किया था। क्या किया था कि अगर हम टी लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, सीएमआई की, तो उसमें 2 एक्सो एंडो। एक्सो के अंदर बताया था मैंने, क्या भाई एक्सो में कौन रिप्रेजेंट करता है, MSC2, एंडो में MSC1। MSC2 से कौन बाइंड करेगा, क्योंकि MSC2 की सरफेस पर 4 क्लस्टर होते हैं, तो कौन बाइंड करेगा, CD4, किसके पास होते हैं, हेल्पर टी सेल। MSC1 से कौन बाइंड करेगा, CD8, क्योंकि MSC1 की सरफेस पर कितने क्लस्टर होते हैं, 8, ठीक है। तो CD8 किसके पास होते हैं, किलर टी सेल के पास होते हैं। ये कंप्लीट समरी है, किसी भी स्टैंडर्ड का पेपर आए आप छोड़ के नहीं आओगे। एनसीईआरटी तो लाइन टू लाइन दिमाग में छापूंगा, पर अगर बियॉन्ड पेपर जाने की कोशिश करेगा तो उसकी भी मास्टरी होगी आपके पास, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तभी तो जो जरूरी है वो तो मैं रिवीजन करा देता हूं, पर आपने कहा इसलिए मैं दोबारा फिर भी करा दिया, एक बार करा दिया। अब तो खुश, अब तो तुम्हारे आंसू नहीं बहने चाहिए। अभी तुम जो रो रो के दिखा रहे थे सर रह गया, कौन था बेटा, नाम भी तो तुम अपने अटपटे बना लेते हो। चलो खैर ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा एकदम। ओके 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 ओके, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ऑल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। आयुष तिवारी बोल रहे हैं, सर मैं रोज हल्दी का दूध लेता हूं। बेटा ऐसा रहोगे ना तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट रहेगा, ध्यान रखना, कोरोना आपको टच भी नहीं कर पाएगा। जो भी बच्चे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके रखते हैं, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई के लिए इम्यून सिस्टम बूस्ट करना भी जरूरी है। आज का टारगेट है वैक्सीनेशन, एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है, और इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। ये 4 खत्म होती चैप्टर, फिनिश। इसके बाद हम एनसीईआरटी लेने वाले हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। मतलब कहानी का मतलब कहानी नहीं है, वो कहानी तो ऑफलाइन में चलती है, क्योंकि उसमें कहानी में मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट किया था, कुछ चीज़ें जोड़ी भी थी, ठीक है। अब ऑनलाइन नहीं बताऊंगा, नहीं तो बच्चे इतने शैतान है, वो वीडियो को कट करके यूट्यूब पे डाल देते हैं, ठीक है। इसलिए बस ये शैतानी की वजह से कुछ चीज़ें मुझे, ठीक है, अब कम करने पड़ रही हैं। मैं जानता ही, तो मैंने देखा यूट्यूब पे एक दिन, तो पता नहीं क्या क्या कट करके बच्चों ने डाल रखा है। चलो खैर ठीक है।